हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम आ गए हैं आपके लिए लेकर भौगोलिक चिंतन का इतिहास, जिसमें हम पढ़ेंगे, यानी भूगोल ही है, ठीक है। आप ऐसा मत समझिए मैं इतिहास में चलेगी, तो उसी में पढ़ेंगे, भूगोल में ही। प्रागैतिहासिक विचारों के अगुआ यूनानियों का योगदान। देखिए, हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जो हमारे भूगोलवेताओं थे, और चाहे जो भी चीज़ें हुई हैं उसके बीच में, जो भी प्राकृतिक घटनाएं हुई हैं, कहाँ से कब तक, क्यों, कैसे, कब सोचा, किस लिए सोचा, ये सब स्टार्टिंग वे से हम पढ़ने वाले हैं। जिसमें हमने ये रखा है कि स्टार्टिंग वे से अगर हम समझाते हैं तो शायद आपको लास्ट तक का समझ में आए, क्योंकि बीच बीच में कुछ कुछ हो जाता है ना, कि ये होगी, ये वाले हो गए, ये फोनिशियन वासी हो गए, यूनानी कहाँ से आ गए, बीच में कौन कौन आ गया, हेरोडोटस कहाँ से आ गए, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें ही पढ़ेंगे हम लोग, कि ये कब कब कैसे कैसे, मतलब एक लाइन से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो चलिए, हम पढ़ने से पहले थोड़ा बता देते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। पहला तो हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि स्टार्टिंग में क्या क्या हुआ, लोग किस प्रकार इसके लिए, इसके प्रति प्रेरित हुए, कैसे क्या हुआ, और कौन कौन आए। अब जैसे कि किस किस जगहों पर अपना अपना क्या क्या उन्होंने, वहाँ से क्या कौन सी चीज़ें मिली, कौन से उद्गम स्थल मिले, ये भी देखेंगे इसमें। और इसमें हम पढ़ेंगे, पहले तो पढ़ लेंगे फोनिशियन वासी, यूनानी, होमर के बारे में पढ़ेंगे, मिलेटस ये का जो थेस है उसके बारे में पढ़ेंगे, हेरोडोटस के बारे में पढ़ेंगे, एनेक्सीमेंडर के बारे में पढ़ लेंगे, केटियस के बारे में पढ़ लेंगे। सब लाइन वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जो डेट वगैरह भी है वो भी लाइन से चलेगी। तो चलिए हम देखते हैं इसमें थोड़ा, कि मानव के अभिलेखों से ज्ञात है कि उसकी रुचि उसके इर्द गिर्द व्याप्त विश्व के बारे में भौगोलिक प्रकार की रही। उसके अवलोकनों व उसकी कल्पनाओं में भौतिक जगत की प्रधानता रही। अब देखिए, आप मान लीजिए, मान लीजिए अब इस धरती पे आप स्टार्टिंग वेव में रह रहे हैं, तो आप भी कुछ टाइम बाद मानते हैं हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद हम सोचेंगे ना कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये घटनाएं जो भी हो रही हैं किस लिए हो रही। कुछ हद तक तो सोचेंगे ही सोचेंगे हम लोग, क्यों हो रहा है, अपने मतलब रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए क्या क्या चीज़ें हम रख सकते हैं, और इन सब चीज़ों को कैसे काबू कर सकते हैं। एक टाइम तो ऐसा भी आएगा कि जिससे हम प्रकृति पे काबू कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आगे, कि वस्तुतः भौगोलिक ज्ञान सभ्यता का सहगामी था। विभिन्न सभ्यताओं ने अपनी अपनी तरह भौगोलिक ज्ञान को भौतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार खोजा, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या है कि जितनी भी सभ्यताएं अपनी अपनी तरह से, जिसके पास जो भी है, जिसको जो लगा, जिसके दिमाग में जो आया, चिंतन का मतलब यही है ना, हम पढ़ क्या रहे हैं, भौगोलिक चिंतन का इतिहास। जिसके दिमाग में जो आया, जिस तरह से आया, उसने अपनी तरफ से खोजा। अब देखिए, किसी ने भौतिक और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार खोजा। चेल्डिया, आसीरिया और बेबीलोनिया में स्वच्छ आकाश के नीचे खगोल विज्ञान फला फूला। अब देखिए, यही जो जगह है, क्या है, चेल्डिया, आसीरिया और बेबीलोनिया जो है स्वच्छ आकाश के नीचे ही कह रहे हैं कि नीचे जो है खगोल विज्ञान का जो है विकास हुआ। वहीं नील नदी, आपने सुना होगा, नील नदी घाटी की उपजाऊ और खेतीहर भूमि पर ज्यामितीय का विकास हुआ, ठीक है। और यूनान की विभिन्न प्राकृतिक आकृतियों व कटी फटी तट रेखाओं के बीच भौतिक भूगोल पनपा। अब ध्यान से यहाँ देखिए कि जो यूनान और विभिन्न जो प्राकृतिक आकृतियाँ, जितनी भी कटी फटी रेखाएं हैं, उनके बीच में ही क्या है, भौतिक भूगोल जो है पनपा। नदी घाटियों में ही लगभग सभी महान सभ्यताओं का जन्म हुआ। अब आप देख रहे होंगे, अब देखिए स्टार्टिंग दौर है, तो आप सोच सकते हैं कि जितनी भी, अगर मैं ही हूँ तो मैं वही चीज़ वहीं रहूँगी, कि जहाँ पे पानी हमें अच्छे से मिल जाए, जहाँ पे ठीक ठाक, मतलब उतना भी नहीं कि हाँ हम नदी में ही चले जाएं, ऐसा नहीं है। पता चले फिर हम बाढ़ से ग्रस्त हो जाएंगे, फिर तो हम बह के पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। तो वही लिखा है कि नदियों घाटियों में ही लगभग सभी महान सभ्यताओं का जन्म हुआ है। आप जितनी भी चीज़ें देखेंगे ना, सब नदी के आसपास ही, कुछ कुछ दूरी पे आपको मिलेंगी। व्यापार द्वारा उनका पोषण हुआ और नगरों के रूप में वे परिपक्व बनी। अब देखिए, अब एक घर है, धीरे धीरे परिवार बढ़ेगा तो घर भी बढ़ेंगे, घर बढ़ेंगे तो पूरा एक टाइम आएगा ऐसा कि पूरा नगर हो जाएगा, फिर शहर हो जाएगा, फिर एक हमारा स्टेट भी बन जाएगा, ठीक है। अब मनुष्य के प्रकृति पर बढ़ते नियंत्रण के कारण यह गणित के
व्यवहारिक उपयोग से लेखन विकास और राजनीतिक व धार्मिक संगठनों के योग द्वारा भी सभ्यताएं प्रगति पथ पर आगे बढ़ी। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व ऊपरी व निचली नील घाटी, अब नील घाटी ठीक है, ऊपरी और निचली नील घाटी के लोगों के गठजोड़ से इतिहास में प्रथम महान सभ्यता का उदय हुआ। उसके विकास के दौरान गणित के ज्ञान द्वारा गीजा के पिरामिडों का निर्माण संभव बना और मेसोपोटामिया में अत्यंत प्रभावी सभ्यता उपजाऊ घाटियों में पनपी, जहां बेबीलोन व असीरिया के निवासी किल्चर लेखन को अपना चुके थे। अब देखिए वहाँ के जो निवासी थे, ये एक लेखन है, किल्चर लेखन को वो अपना चुके थे। और सुमेरियनों ने नगर राज्यों की पहली बार स्थापना दजला व फरात की घाटियों में कर अपनी राजनीतिक विलक्षणता का परिचय दिया। देखिए ये जो है ना, सुमेरियनों यहीं पे कह रहे हैं कि नगर और राज्यों के बारे में पहली बार जो है इसकी स्थापना की गई दजला और फरात घाटियों पे, तो वहाँ पे लोगों की संख्या बढ़ गई होगी, तो इन्होंने अपना वहीं पे फिर अब इस एरिया को चलाने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, कोई नेता होना चाहिए, कोई मंत्री होना चाहिए, तो वही है राजनीतिक विलक्षणता का परिचय दिया। अब भूमध्य सागर तट के सहारे एशिया, अब यहाँ देखिए स्टार्टिंग हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि भूमध्य सागर, आप देख रहे हैं ना भूमध्य सागर तट के सहारे एशियाई कोचक में मिस्रवासियों और यहूदियों का आरंभिक काल में प्रभावी शासन था। कह रहे हैं कि जो आरंभिक में क्या था कि कोचन और जो कोचक में मिस्रवासियों और यहूदियों का मतलब उनका शासन था। अब देखिए, अब इनके बाद ये आ गए हैं फोनीशियन वासी। अब देखिए, यहूदियों और मिस्रवासियों के पश्चात फोनीशियन के नाविकों की संस्कृति का भौगोलिक ज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने एशियाई कोचक, अब देखिए पहले ये लोग शासन कर रहे थे, अब ये हैं, उन्होंने एशियाई कोचक तटीय जो थे, यहाँ पे टर्की, लेबनान, सीरिया, फ़लस्तीन, इजराइल पर अधिकार कर लिया था। किसने? फोनीशियन लोगों ने। अब देखिए यहाँ पे टायर और सैदेव उनके प्रधान बंदरगाह व नगर थे। ये एक जगह है, टायर और सैदोन उनके प्रधान क्या है, खास बंदरगाह नगर थे। गैडीस को 1100 ईस्वी पूर्व से स्थापित किया, जबकि काथरेज लाबिया के उत्तरी तट पर लगभग 813 ईस्वी में फोनीशियनों की कॉलोनियाँ यानी कि व्यापारिक बस्तियों के रूप में थी। इस प्रकार फेनीशियनों को भौगोलिक ज्ञान का प्रथम धनी माना जाता था। अब ये थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए ऐसे ही कि इन लोगों में एक खास बात थी। जो ये लोग थे ना, ये थोड़े ये आप कह सकते हैं इसको, ये स्वार्थ टाइप के लोग थे कि ये मतलब ये सोचते थे ना कि उनकी जितनी भी चीज़ें हैं गुप्त, ये अब जैसे कि अब मान लीजिए कि कोई घर कहते हैं ना कि घर की बात घर में रहने देनी चाहिए, तो ये लोग जो है फोनीशियन कुछ ऐसे थे कि ये लोग सोचते थे कि जो हमारे यहाँ की बातें हैं, चाहे जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जो व्यापारिक धंधे वो लोग कर रहे हैं, वो तो देखिए ना तो उसको इधर उधर कहीं भेजते थे, वो वहीं का वहीं रहने देते थे। और जितनी भी चीज़ें उनकी लड़ाई झगड़े जो भी चीज़ें थी, वो उतनी दूर तक ही रखते थे। वो नहीं सोचते थे कि अगले वाले तक पहुँचे, अगर पहुँच गई तो कहीं कहीं उनके विचार को फॉलो कर लिया जाएगा। और ये भी कहीं से उड़ते उड़ते कोई बात इनके तक पहुँचती थी, तो इस बात को वो लोग भनक भी नहीं लगने देते थे कि हाँ हम लोगों तक उनकी बात पहुँची है। अगर उनको ठीक लगती थी वो फॉलो भी करते थे, और नहीं लगे तो नहीं भी करते थे। बात यही है कि घर की बात को घर में ही रखना है, ये लोग उसी रूल को फॉलो कर रहे थे। अगर आप लिखना चाहे तो भी ऐसे लिख सकते हैं इसको कि इसके बाद कि जो उनकी नीतियाँ और गतिविधियाँ थी वो स्वार्थ से भरी थी। वे रहस्यमयी और गुप्त नीतियों वाले व्यापारी थे। ठीक है, मतलब वो बहुत ही रहस्यमयी तरीके से काम वगैरह करते थे, और वो जो सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं करते थे। आप जैसे मैंने बताया ना भी कि मतलब वो बातों को, अपनी जो भी चीज़ें थी उनकी, अपनी जितनी भी गुप्त चीज़ें थी वो अगले वाले तक नहीं पहुंचने देते थे। दूर दराज के द्वीपों और क्षेत्रों से प्राप्त व्यापारी ज्ञान व सूचनाओं को वे अपने तक ही सीमित रखते थे।
तो वीडियो में आप बने रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यूनानी के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं, बाय बाय।